नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीरा। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। पूरी दुनिया शॉक्ड है। इसलिए शॉक्ड है क्योंकि जापान जैसे शांतिप्रिय देश में उसी देश के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या कर देना, और जिस व्यक्ति ने हत्या की है वो खुद जापानी नागरिक है और जापान की नौसेना में वो काम कर चुका है, वहां का कर्मचारी रह चुका है। अब वो रिटायर हो चुका था। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और इसके अलावा उनकी तमाम ऐसी नीतियां थी जो कि बहुत ही इनोवेटिव मानी जाती थी, खासतौर से विदेश नीति और इकोनॉमी के फ्रंट पर, आर्थिक मोर्चे पर उनकी नीतियों को आबेनॉमिक्स नाम से जाना जाता था। लेकिन बहुत सारी चीजों से उनके जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां कुछ देश, खासतौर पर चीन, नाराजगी व्यक्त करता था या संदेह की दृष्टि से देखता था, या उसको वो नीतियां अच्छी नहीं लगती। फिलहाल इस जो उनकी मौत हुई है, हत्या हुई है, उसमें षड्यंत्र और ये इंटेलिजेंस फेलियर, इन सारी चीजों की जांच वहां की एजेंसियां कर रही हैं जापान की। बहरहाल इस मुद्दे पर हम ये चर्चा करेंगे कि जापान जैसे शांतिप्रिय देश में इस तरह की घटना कैसे हो गई, इसके क्या असर पड़ सकते हैं, और क्या इसमें किसी तरीके का षड्यंत्र दिखाई पड़ रहा है, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया कुछ दिखाई पड़ रहा है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अनिल पांडे जी हैं जो कि बीजिंग में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चाइना रेडियो इंटरनेशनल से जुड़े हैं। भारत में भी कई अखबारों में और कई जगहों पर मीडिया हाउसेज में आपने काम किया है। डॉक्टर राहुल मिश्रा वेल नोन एकेडमिशियन है, मलय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ाते हैं वहां पर, और इस क्षेत्र की जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस पूरे क्षेत्र की राजनीति पर, वहां की इकोनॉमी पर गहरी पकड़ रखते हैं। आप दोनों लोगों से हम इसी विषय पर ये चर्चा करेंगे कि शिंजो आबे की मौत और शिंजो आबे का ना होना इस पूरे क्षेत्र में कितना असर डालता है। अनिल पांडे जी, सबसे पहले सवाल आपसे मेरा ये है कि ये इस जापान जैसे देश में, जहां पर की इतनी शांति है, लोग वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं होती है, सारी चीजें हैं, लोग हथियार लेकर के चलना तो शायद वहां की कल्चर में है ही नहीं। यहाँ तक कि जो बड़े मंत्री होते हैं और लोग होते हैं, उनके साथ भी ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके की नहीं, जरूरत महसूस होती वहां पर। वहां एक व्यक्ति पिस्टल लेकर के बंदूक लेकर के, जो भी है वो लेकर के वहां प्रधानमंत्री की सभा तक पहुंच गया, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है? कोई साजिश अभी वहां उस क्षेत्र में इस पर चर्चा हो रही है, या फिर ये वास्तव में जो हम लोग समझ रहे हैं कि उसकी नाराजगी थी शिंजो की नीतियों से, वो व्यक्ति जिसने उन पर अटैक किया है वो पसंद नहीं करता था? क्या दिख रहा है आपको? देखिए समीर जी, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बात कही कि जापान के बारे में मेरे कुछ जापानी दोस्त भी हैं और यहाँ भी चीन में भी रहते हैं। हमने जापानी लोगों को देखा है कि बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत उनको अपनी डिसिप्लिन का बहुत ध्यान होता है। हमने अक्सर देखा है कि जब एक बार फुटबॉल मैच भी हुआ था, इंटरनेशनल एक मैच में, उसमें फुटबॉल के दर्शकों ने, सॉरी माफ कीजिएगा, उनके जो दर्शक थे फुटबॉल मैच के जापानी, उन्होंने वहां पूरे स्टेडियम की सफाई की थी कि बॉटल या गंदगी जो पड़ी है। तो जापान के बारे में एक एक बहुत बड़ा एक जो सच्चाई भी है कि वहाँ के लोग बहुत अनुशासन पसंद हैं, बहुत कम शोरगुल नहीं करते हैं। इतनी आबादी होने के बाद भी टोक्यो जैसे शहर में आप देखते हैं कि हिंसा ना के बराबर है, ये सब चीजें होती हैं। और लेकिन जो जो नारा शहर में जो कल घटना हुई है, और समीर भाई मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो मुझे ये खबर मिली है, मेरी जापान में एक मित्र हैं, उन्होंने ही मुझे मैसेज किया, चीनी मित्र हैं, और हालांकि वो राजनीति वगैरह से नहीं जुड़े हैं। उन्होंने अचानक मुझे मैसेज किया कि शिंजो को शॉट कर दिया। तो मुझे लगा क्या हो गया, एकदम से आबे को शॉट, क्योंकि चीनी लोग तो आबे शिंजो बोले हैं, जापानी में भी उनका नाम पहले आबे आबे शिंजो ऐसे बोला जाता है। तो उन्होंने बोला आबे को शॉट कर दिया। मुझे समझ नहीं आया क्या आबे मतलब, तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि जापानी एक्स प्राइम मिनिस्टर
उसके 5 मिनट के बाद पूरी मीडिया में सब आने लगा, तो मुझे तो एकदम से शॉक हुआ। और फिर मैंने दूसरों से भी बात की, और ये जो नारा, जैसा आपने बात की कि वहां पर सुरक्षा का बिल्कुल, नेताओं की सुरक्षा भी नहीं के बराबर होती है, और जहां पर वो नुक्कड़ सभा हम कहेंगे कि मुश्किल से 150 लोग भी, उनकी जो नारा शहर में मेट्रो स्टेशन के बाहर जो रैली कर रहे थे, वो भाषण दे रहे थे, वो उसमें 150 लोग भी मौजूद नहीं थे। तो ये जापान में आम कल्चर है, आमतौर पर नेता जाते हैं और इस तरह से बिना सुरक्षा के या बहुत कम सुरक्षा के साथ इस तरह की बातें इस तरह की जो रैलियां आयोजित करते हैं। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि जो वो व्यक्ति था, वो नेवी में काम करता था, 42 साल की उसकी उम्र थी, और 2005 में बताया जाता है कि उन्होंने नेवी से रिजाइन दे दिया था, और उसके बाद उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम भी किए या किसी और में भी काम कर रहे थे। और जैसा आपने बोला कि वो गन कैसे लेकर पहुंच गए, वो समीर भाई, वो जैसा कि मीडिया में भी आ रहा है कि वो हैंडमेड गन उन्होंने बनाई है, और कैमरे की शक्ल अगर आप उसको देखेंगे वीडियोज में भी समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ कैमरे से मिलती है। और लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जापान जैसे शहर में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। अभी पिछले साल ही, अभी कुछ महीने पहले चाकूबाजी की घटना भी मैं वहाँ हुई थी। जापान में कुछ लोगों में मैंने सुना है कि जो राजनीतिज्ञों को लेकर थोड़ा बहुत असंतोष रहता है, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया है। हालांकि हमको भारत की तरह ऐसे विरोध प्रदर्शन इस मामले पे इतने बड़े तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वहां पर भी लोगों में कुछ न कुछ असंतोष की स्थिति है। लेकिन जो गन पॉलिसी है वहां पर, गन कंट्रोल सिस्टम है, वो बहुत सख्त है। अगर आपको कोई अपने लिए बंदूक लेनी है या कोई हथियार लेना है, तो उसके लिए बहुत प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये दुनिया पूरे सख्ते में है, जापानी लोग बहुत सख्ते में है। लेकिन समीर भाई, एक चीज और हमको समझना होगा, इस घटना के बाद मैंने किसी जगह वीडियो भी देखे, 5 मिनट के बाद भी वो इलाका पूरा शांत था, सिर्फ उसी जगह को घेरा गया था जहां पर वो घटना हुई थी। और यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन, जो नारा मेट्रो स्टेशन था, उसके आसपास के इलाके थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जापान में कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय जगत जो था, पूरा हैरान है कि शिंजो आबे के साथ कैसे हो गया। और भारत के मामले में तो आप जानते हैं कि भारत ने शोक भी, आज भारत में जो है नेशनल मॉर्निंग का की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के तो बहुत खास दोस्त थे नरेंद्र मोदी के वो। तो एक तरह से पूरी दुनिया सख्ते में है, और इनका कोई इतिहास ऐसा नहीं था, खास तौर पर जो मारने वाले व्यक्ति हैं, कि कोई ऐसा उन्होंने पहले कोई क्राइम किया हो, अपराध किया हो। हालांकि उनके बारे में आया है कि मानसिक रूप से थोड़ा थकान थी, और उन्होंने जो पिछला जॉब छोड़ा है, इस बात को लेकर उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे शिंजो आबे की शायद वो व्यक्ति पसंद नहीं थे, उनकी नीतियां पसंद नहीं थी। कुछ इस तरह के बयान भी हमने सुने हैं। यानी अभी तक जो बातें आ रही हैं वो यही है कि व्यक्तिगत तौर पर वो जिसने उनको शूट किया है, वो उसकी नाराजगी थी, हाँ, कोई हाँ, किसी हाँ, संगठन की, कोई साजिश की बात अभी नहीं सामने आ रही है। उसमें नेशनल पुलिस एजेंसी कह रही है कि हम अभी जांच करने वाले हैं। उनको पकड़ लिया गया था, जैसे कि आप जानते हैं, नेशनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो आपकी एजेंसी है, वो इसको लेकर, जो इनका नाम है यामागामी तेत्सुआ, इनके पूरे प्रकरण की जांच करने में जुटी है कि जो ये हत्याकांड हुआ है। जी समीर भाई। अनिल भाई, आपने अभी बताया कि आपको मैसेज मिला, और अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, उनमें पढ़ा है कि इसकी सूचना, उनको गोली मारे जाने की सूचना जापानी मीडिया से भी पहले ये चाइनीज मीडिया, चीनी मीडिया ने फ्लैश की। इस पर अभी आपसे कुछ, हाँ जी जी, बताएं बताना जो मैं इसको कोई राजनीतिक मुद्दा है या क्या है, इसको नहीं बताना, मेरे हिसाब से ये ज्यादा समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपने जो सवाल उठाया, अभी मैं चीनी मीडिया के बारे में बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन वो जो चीनी व्यक्ति ने मुझे मैसेज दिया, तो मुझे बहुत शौक हुआ कि अचानक से, हालांकि जापानी लोकल मीडिया में या इस तरह में चल रहा होगा थोड़ा बहुत जो घटना हुई है। जी समीर भाई। राहुल जी, आपको क्या लग रहा है कि शिंजो आबे, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने छोड़ दी थी, रिजाइन कर दिया था, लेकिन वह अभी भी उनका जापान की राजनीति में अच्छी खासी दखलंदाजी थी, प्रभाव था। इस पूरे क्षेत्र में किस तरीके से उनके निधन को, या उनके निधन से जो नुकसान हुआ है, उसको देखा जाए, क्या देखा जा रहा है? देखिए, ये बात सही है कि शिंजो आबे ने एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी थी। एक तरीके से प्रधानमंत्री का पद पिछली बार उन्होंने 1 साल के बाद ही
स्वास्थ्य कारणों से छोड़ दिया था। लेकिन इसके बावजूद वो जापान के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और उसके अलावा जो जापान की राजनीति है उसमें उनका दखल मुझे लगता है कि जितने और साल वो जीते हमेशा रहता। और यही वजह है कि जो नारा में जब उनका असैसिनेशन हुआ तो भी वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। तो चुनावी जो इक्वेशन है जापान में, या उनके जो उत्तराधिकारी किशिदा और तमाम जो लोग हैं, सभी के ऊपर शिंजो आबे का बहुत बड़ा असर था। और एक स्टेट्समैन के तौर पे जापान की राजनीति को उनके रिटायरमेंट के बावजूद ऐसी जरूरत थी। अच्छा, जापान में क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो है उस पर कोई टर्म नहीं है, तो ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही थी। एटलीस्ट कुछ लोगों ने ये कहा था कि शायद अगली बार फिर शिंजो आबे पॉलिटिक्स में वापस आए और प्रधानमंत्री के तौर पे वापस आए, तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा बनी हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि शिंजो आबे के जाने से जापान निश्चित तौर पे कमजोर पड़ा है। एक जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी जापान को लेकर के, जापान की भूमिका को लेके एशिया में, इंडो पैसिफिक में, आने वाले जो प्रधानमंत्री हैं अभी किशिदा के जो हाल हैं, सभी उनसे प्रभावित थे, क्योंकि जापान को वापस दुनिया की जो सामरिक और डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हैं उसमें जापान को वापस लाने में शिंजो आबे का बहुत बड़ा योगदान था। तो हर कोई, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या विदेश मामलों का जानकार हो, हर कोई जापान की राजनीति में, जापान की विदेश नीति में शिंजो आबे को रेफरेंस पॉइंट के तौर पे देखता है। और वो मुझे लगता है कि तब तक बना रहेगा जब तक कोई इतना बड़ा और इतना पावरफुल नेता फिर से नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट आगे आने वाले 10 सालों में जापान को ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा, और ये कमी बहुत ज्यादा खलेगी, खास तौर पे उन लोगों को जो जापान को देखना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में एक बड़े आर्थिक शक्ति के तौर पे, एक सामरिक शक्ति के तौर पे। वो विजन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डगमगाएगा जापान की राजनीति में। जी राहुल, ये जो एसेसिनेशन है जापान जैसे देश में, जो हमने अनिल पांडे से भी जो सवाल की, उसको लेकर के उस पूरे क्षेत्र में किस तरह की चर्चाएं हैं? क्या मतलब जापान में, और चूंकि शिंजो आबे एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह की जापान की नीतियां थी, वो घरेलू नीतियां थी, विदेश नीतियां थी, तो बहुत सुरक्षा को लेकर के सुरक्षा मजबूत थी अपने देश की। लेकिन शिंजो आबे ने खास तौर पर अब सिक्योरिटी को लेकर के और अपनी जो सेना की ताकत है उसकी मजबूती को लेकर के काफी प्रोएक्टिव होकर के काम किया। क्या उसको लेकर के ये उनकी जो नाराजगी किसी व्यक्ति की हो सकती है, जापान के भीतर भी लोगों में हो सकती है, और नाराजगी थी भी कुछ लोगों में जो बहुत शांतिप्रिय टाइप के लोग थे, क्या इस चीज से भी उसको जोड़ करके देखा जा रहा है? देखिए, जापान का जो कल्चर है, जापान के लोगों का जो, जैसा कि अनिल जी ने कहा, ओवरऑल जैसा जापान का समाज है, उसके हिसाब से किसी एक आदमी का मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर के और प्रधानमंत्री को मार देना, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने ऐसी कोई नीतियां नहीं लाई थी जिससे आम जनता की हालत खराब हो। एबेनॉमिक्स जैसी बड़ी चीज लाई थी जिसका काम था कि जापान की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, इंडस्ट्रियल रिवाइवल किया जाए। सो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही लेवल पे बहुत बड़े परिवर्तन किए थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, और मिलिट्री के तौर पे भी ऐसा नहीं था कि जापान ने चीन पे या रूस पे हमला कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बहुत सारी चीजें जापान के हाथ से निकल गई थी। ऐसा नहीं था, मिलिट्री रिवाइवल या शॉविनिस्ट पॉलिसीज नहीं थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके तार और भी चीजों से जुड़े हुए हैं। शिंजो आबे को पसंद ना करने वालों में एक जो अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह सकते हैं अभी फिलहाल, एक जो थ्योरी है कि डीप स्टेट का रोल है इसमें, वो तमाम राजनीतिज्ञ और दूसरे देश जो नहीं चाहते थे कि शिंजो आबे इस तरीके से दखल रखें प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बावजूद भी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, शायद कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ एक लोन वुल्फ एक्टिविटी है, इसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं। शायद मुझे लगता है कि समय के साथ साथ पता चलेंगी, या ना भी पता चले। जैसे कैनेडी के साथ जब कैनेडी का असैसिनेशन हुआ था
तो अमेरिका भी एक बहुत बड़े चर्निंग प्रोसेस से गुजर रहा था, और अभी भी लोग ये मानते हैं कि उसमें विश्व राजनीति का बहुत बड़ा योगदान था, सोवियत और अमेरिका के संबंधों का योगदान था। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो रही थी अश्वेतों को लेकर के, और डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स को लेके। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक आदमी, क्योंकि वो परेशान था, क्योंकि उसकी नौकरी में बहुत सी दिक्कतें थी और इस वजह से जो है वो प्रधानमंत्री को मार देगा। जापान ऐसा देश नहीं है, जापान के लोग ऐसे नहीं हैं। और जापान और अमेरिका में, जो अनिल जी ने कहा कि गन कल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ी अलग चीज है। ये भी बात अभी इस तरह की अफवाहें शुरू हो गई हैं कि घटना जापान में हो रही है, हमारा उनका प्रधानमंत्री जा रहा है और समाचार सबसे पहले हांगकांग और चीन में रिलीज हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात, ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है एक और बड़ी चीज है कि इस घटना से एक आम इंसान के तौर, एक आम आदमी के तौर पे सोचिए, या रणनीतिकार के तौर पे सोचिए, या पत्रकार के तौर पे सोचिए, इसने दुनिया के तमाम ऐसे जो कंट्रोवर्शियल या प्रोवोकेटिव लीडर्स, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, तमाम ऐसे नेताओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल इससे शुरू होंगे, और वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ेंगी, और इसको लेकर के ज्यादा सिक्योरिटाइजेशन भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से शिंजो अबे की मौत के बहुत सारे व्यापक दूरगामी परिणाम होंगे। अनिल पांडे जी, जो ये बात हमने भी आपसे की, राहुल जी भी कर रहे हैं, कि सबसे पहले ये चीन को खबर हो रही है, और दूसरे यहाँ इंडियन मीडिया में हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना में शिंजो आबे की मौत को लेकर के बड़ी एक तरीके से वहां के लोगों में बहुत खुशी जताई जा रही है। किस तरीके से खुशी जताई जा रही है, वो लोग खुश हैं। जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में जिस तरीके से ये क्वेड को लेकर के, क्वेड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के शिंजो आबे की बहुत दिलचस्पी हुआ करती थी, और वो बनाया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ में एक संगठन तैयार किया जा रहा था। चीन को उससे नाराजगी थी। तो क्या वास्तव में शिंजो आबे की को लेकर के इतनी चीन में नाराजगी थी, या उनसे पहले के प्रधानमंत्रियों को लेकर के नहीं थी, जिसकी वजह से उनका जाना चीन के लोगों को या चीन के रणनीतिकारों को, वहां के नेताओं को ये अच्छा लग रहा हो या ठीक लग रहा हो? ऐसा कुछ है, या वहां का मीडिया क्या लिख रहा है? देखिए समीर भाई, जैसा कि अभी बता रहे थे मिश्र जी कि वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, और जापान में स्थिरता लाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। दुनिया के तमाम देशों के नेताओं के साथ, जो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के देख रहा था, टोनी एबट से लेकर अभी जो एल्बनीजी है उनके साथ, और भारत के प्रधानमंत्री से तो हम जानते ही हैं, उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। और क्वाड में भी उनकी भूमिका थी, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, पिछले साल उन्होंने पद छोड़ दिया था। उन्होंने 2 साल, 1 साल, 1.5 साल पहले। तो उसके बाद भी उनकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि बार बार वो जब चीन के साथ रिश्तों की बात आती है, तो उन्होंने कई बार चीन और जापान के बीच जो मुद्दे हैं, खास तौर पर जो यासुकुनी मंदिर एक वहां पर माना जाता है, जो जापान चीन में कहते हैं, जो इन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने जो पूरा यहाँ पर हमला किया, चीन के नानचिंग शहर में हुआ, तो चीनी लोग बहुत एक तरह से जापान को अभी भी वो एक आक्रमणकारी के तौर पर देखते हैं जापान को। और बार बार चीन की ओर से, चीन की मीडिया में ये कहा जाता है कि जापान अपने किए पर माफी मांगे, और जापान ने जो किया है और हमारे साथ या हमारी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो वहां पर ये पूरा दुर्व्यवहार की घटना हुई, तो आमतौर पर जापान को लेकर इस तरह की सोच यहाँ पर की मीडिया में है। लेकिन जब ये कल घटना हुई है, तो शुरुआत में तो इन्होंने यहाँ की जो मीडिया है या सोशल मीडिया है, जो मैंने देखा, तो इन्होंने चलाया था कि उनको चोट लगी है, और ये सब हो रहा था कि उनका हार्ट अटैक हो सकता है, ये सब चीजें हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब एजेंसी, जो शिन्हुआ एजेंसी है, उनकी खबर आती है कि उनकी मौत हो गई है, तो उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया जो है उसमें बाढ़ आ गई है। बिल्कुल उनका वीडियोज जो है, शायद वो इंडियन मीडिया में भी उनके वीडियोज उस तरह के मौजूद नहीं है, वर्ल्ड मीडिया में, जो मैंने चाइनीज मीडिया में देखे। अब हो सकता है कि वहां पर जापान में बहुत चीनी लोग भी रहते हैं, या अब ये पता नहीं है कि वीडियो कहाँ से इस तरह से सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें पूरा साफ देखा जा सकता है कि वो शूट कर रहे हैं और वो गिर रहे हैं आसानी से, जो भारतीय मीडिया है, वर्ल्ड मीडिया में उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। तो चीनी मीडिया में बहुत तरह तरह की जो सोशल मीडिया है,
हम आम मीडिया की जो बात करते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया, उसमें तो उन्होंने बोला है कि हमको दुख है शिंजो आबे के निधन पर। चीन के विदेश मंत्रालय का भी कल बयान आया है, उन्होंने बोला है कि शिंजो आबे ने चीन और जापान के रिश्तों को सुधारने में योगदान दिया और चीनी राष्ट्रपति भी इससे दुखी हैं, जो उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये तो इसको लेकर आया है। और लेकिन जो सोशल मीडिया की बात है तो उसमें तरह-तरह की बातें हैं, जैसे आपने बोला कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोगों ने बोला दुःख की बात है, जापान जैसे देश में ये घटना हो जाती है। लेकिन ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया का ऐसा दौर है समीर भाई कि अगर भारत में एक घटना होती है, आपको उदाहरण बताता हूँ छोटा-सा, शिंजो आबे तो बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़ी शख्सियत थे और भारत में जो हमारे अभी प्रयागराज में या कहाँ पर हुआ जो गंगा में महिला और एक हस्बैंड और वाइफ जो है वो शायद वो किस कर रहे थे या गंगा में डुबकी लगाते हुए अयोध्या में। वो वीडियो भी यहाँ पर इतना ज्यादा वायरल हुआ। आप तो सोशल मीडिया में आजकल यही है कि अचानक से कोई चीज हो जाती है और उसको फिर ट्रोलर्स हैं, सब जो है जो इंडिया की उनको मजाक उड़ाना है, वो सब चीजें चलाते रहते हैं। तो जापान को लेकर भी मुझे लगता है चीन में एक ऐसा वर्ग भी है, हालांकि जापानी लोगों के बीच और चीनी लोगों के बीच आमतौर पर वो दुश्मनी नहीं है जैसा कि हम भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच देखते हैं। मैंने बहुत जापानी लोगों को मिला हूँ, बहुत चीनी लोगों से भी मिला हूँ आमतौर पर, लेकिन सरकार के तौर पर उनका बहुत बड़ी प्रतिद्वंदिता रहती है, बहुत मुद्दों को लेकर उनमें असहमति है, मतभेद हैं। और अभी जो ताइवान का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हों, तो हम क्वाड में भी आप जानते हैं कि जापान की सक्रिय भूमिका है, तो चीन उसको लेकर भी चिंतित जरूर है। अब शिंजो आबे को लेकर अब जो ये हुआ है, अब इसमें कहना बहुत मुश्किल है कि आखिर किसका हाथ है या इसके लिए चीन में बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया पहले आ गई है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा कि बहुत जल्दी शायद मीडिया बहुत एक्टिव है, सब इसलिए आ गया। अभी आप बाहर हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि आखिर चीजें की क्या स्थिति है। जी समीर भाई। राहुल जी, अब ये मुझको बताएं कि जो क्या इसका जापान की जो एक नेचर है वहां की कंट्री का, खासतौर से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से उसका निर्माण हुआ है, इस घटना के बाद, हालांकि अभी अनिल जी बता रहे थे कि उसके बाद भी नारा शहर बिल्कुल शांत ही दिखाई पड़ रहा था, कोई बहुत हलचल वहां पे नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ कि वहां बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई हो, पर बड़ी घटना है। और कोई भी व्यक्ति, कोई सिरफिरा व्यक्ति भी अगर अपने घर में इतने दिनों से वो बनाई रहा, अगर उसने बनाया भी है तो समय दिया होगा, कुछ खरीदे होंगे, सामान खरीदे होंगे, तो एक तरीके से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको ये बातों की जानकारी नहीं लग पाई। ये एक खामी तो है। क्या लगता है कि जापान अब सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के अब ज्यादा सतर्क होगा, या फिर इस पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है? नहीं, फर्क बिल्कुल पड़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इस बात को समझते हुए कि शिंजो आबे कितनी बड़ी शख्सियत है जापान की खुद की राजनीति में और विश्व राजनीति में, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। जापान ऐसा देश है जहाँ पे कोई मतलब बहुत ही लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है। भारत की तरह ऐसा नहीं है कि बहुत अंदरूनी तौर पे जो है बहुत सारी आतंकवाद की या रेडिकलिज्म की घटनाएं होती हैं। तो उसके हिसाब से ये कोई बहुत इतना ज्यादा उनके पास इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, फीडबैक नहीं था कि उनको बहुत फिल्टर करना था। तो इंटेलिजेंस फेलियर की तो स्क्रूटनी होनी ही है, वो हर देश में होती है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी पब्लिक प्लेसेस में बढ़ेगी। जापान एक ऐसा देश है, मुझे लगता है कि जहाँ, जैसे कि अभी अनिल जी ने भी कहा कि वो बहुत डिसिप्लिन है, बहुत मेथोडोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारे जो सिक्योरिटी एपरेटस है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे चेंज होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और खास तौर पे नेताओं की सुरक्षा तो बढ़ ही जानी है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज ये है कि मुझे लगता है कि शिंजो आबे के जाने के बाद अब जापान को क्या करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा काम होना चाहिए और शायद होगा भी। जापान वैसे ही बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज का हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि उससे भी शायद बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले। जो 5 आईज नेटवर्क है या 8 आईज नेटवर्क है या तरह तरह के एजेंसीज हैं, इंटरपोल और तमाम, उससे कहीं ना कहीं इनको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर इनको ये लगता है कि विदेशों से उसके तार जुड़े हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस गंभीर होंगे। क्योंकि
शिंजो आबे का जाना मुझे लगता है जापान को जितना खल रहा है उससे ज्यादा जापान के दोस्तों को खल रहा है। शिंजो आबे के दोस्त जो नेता हैं उनको खल रहा है। और अमेरिका की राजनीति में ये बहुत आजकल के समय में बहुत ही रेयर चीज है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है शायद जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स साथ साथ खड़े हैं। ट्रंप और जो बाइडेन साथ खड़े हैं, बोरिस जॉनसन और मोदी और टोनी अबॉट और स्कॉट मॉरिसन, अल्बनीजी, सारे ही जो है उतने ही दुखी हैं। और राहुल गांधी और मोदी साथ है इसमें भी। राहुल गांधी और मोदी भी इसमें साथ है। तो हर देश में और दुखी होने के साथ सारे लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की भी जरूरत है। हालांकि और देशों में तो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा है, जापान में उतना ज्यादा नहीं थे, लेकिन अब इन सबको भी बहुत ज्यादा सतर्क और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इस बात। तो अब देखिए इन चीजों से, इस घटना से क्या चीजें बदलती हैं, क्या कुछ होता है, खासतौर पर जापान में सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के किस तरीके से वहां की नीतियों में बदलाव आता है। और लेकिन ये है कि शिंजो आबे की मौत ने, उनकी हत्या ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। जापान जैसे शांतिप्रिय देश में उसी देश के नागरिक अगर अपने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दें, ये सब पूरे दुनिया को चौंकाने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल मिश्रा आपका और अनिल पांडे जी आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। अगले फिर हम लोग आगे किसी मुद्दे पर इसी तरीके से मिलेंगे, बातचीत होगी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।